हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और दृष्टि की इस जियोग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है, इसकी आज यह 10वीं क्लास है। 9 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे अफवाह तंत्र चैप्टर 4 यानी ड्रेनेज सिस्टम। और इसमें हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे नदियों को और उससे संबंधित उनसे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को। तो ये सूची जो बनी हुई है, इसमें देखो एक साइड में स्टार्टिंग में नदी का नाम लिखा हुआ है, उससे आगे उसका उद्गम है और उससे आगे उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में लिखा हुआ है और उसके आगे यानी संगम या मुहाना जहाँ बनाती हैं और उसकी एंड में सबसे कुछ विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ नदियों को हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ से छोड़ा था वहीं से करता हूँ कि मैंने छोड़ा था। इसमें तीस्ता नदी से करते हैं अब कि तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम होता है पाहुनरी हिमनदी, सिक्किम में पड़ता है, यह वहाँ से होता है। और इसकी जो सहायक नदी है उसमें रंगीत प्रमुख है और यह मुहाना जो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसे जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, वहाँ पर यह मिल जाती है तीस्ता नदी उसमें जा कर के। और तीस्ता नदी विवाद जो है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। आगे है इसमें गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी हैं वो त्रिशूली और मांडी हैं। यह गंगा नदी में पटना के समीप सोनपुर यानी हाजीपुर में जाकर के मिल जाती है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है इस गंडक नदी की, यह काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। काली एवं त्रिशूली की नदियों के संगम से बनी है यह गंडक नदी। और इसके अन्य नामों में एक प्रमुख है नारायणी नदी, ठीक है। और त्रिवेणी नहर जो है इसी से निकाली गई है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से। आगे कोसी नदी और इसका उद्गम है नेपाल में 7 धाराओं से मिलने से। नेपाल में जो 7 धाराएं निकलती हैं उसके मिलने से इसका उद्गम होता है। और मुख्य धारा इसकी है जो उसका नाम है अरुण, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। और नेपाल में अरुण में सुनकोसी एवं तामूर कोसी मिलती हैं। अरुण इसके बाद सप्तकोसी बन जाती है तथा नेपाल के सप्तकोसी क्षेत्र में 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी 3 नदियों का रूप धारण करती है। जो 3 नदियाँ हैं तामूर, अरुण और सुनकोसी। सप्तकोसी कही जाने वाली 7 नदियों में सुतकोसी, तामाकोसी, तलखू, दूधकोसी, भोटिया, अरुण और तामूर हैं। और इसका जो मुहाना है यह गंगा नदी में काड़ागोला कुर्सेला बिहार के समीप उसमें जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है कोसी नदी। और इसकी विशेषताओं में यह नेपाल से आने वाली नदी बिहार के बरहा क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। बरहा क्षेत्र में नेपाल सीमा से सटा बिहार का वह क्षेत्र है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर बराह अवतार धारण किया था। अपने मार्ग बदलने के कारण यह प्रसिद्ध है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आगे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ महानदी जो है यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में मेची और कनकाई प्रमुख हैं। और यह गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास मिल जाती है। और भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है। जो गंगा से मिलने वाली बाएं तट की नदियाँ हैं उसमें सबसे अंतिम नदी महानदी है, बाएं तट से गंगा में मिलने वाली। आगे है यमुना नदी और इसका उद्गम है बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। और इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केने तथा बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ टोंस, हिंडन, सेंगर, रेंद। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक है। टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। और इसका जो है मुहाना मतलब ये गंगा नदी में जाकर के प्रयागराज में मिल जाती है, जो प्रयागराज संगम है जहाँ पर लगता है, ठीक है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और इसकी विशेषताओं में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना और दिल्ली के निकट यह बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है और इसका पानी भी काला पड़ गया है। आगे चंबल नदी और इसका उद्गम है जानापा पहाड़ी महू यानी मालवा पठार और इंदौर जिला मध्य प्रदेश के निकट है, जानापा पहाड़ी से महू में। और इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी है बनास, राजस्थान से आती है। और दाएं तट पर मिलने वाली नदी है काली, सिंध और पार्वती। और इसका मुहाना यमुना नदी में इटावा जिले के पास साहन में।
आगे यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह जो चंबल नदी है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों के लिए प्राकृतिक आवास के रूप में भी जाना जाता है। चंबल उत्खात भूमि या बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है एवं यह एक अध्यारोपित नदी का भी उदाहरण है। आगे केन या कर्णावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। यह कटनी जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी सहायक है श्याममरी यमुना नदी में मिल जाती है। यह बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर और पांडव प्रपात इस पर बनता है। पांडव प्रपात जो है वह केन नदी पर बनता है पांडव प्रपात। आगे शारदा नदी, इसका जो उद्गम है मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय श्रेणी में है और इसका जो मोहाना है काली नदी में अथवा घाघरा नदी में यह मिल जाती है शारदा नदी। और इसकी विशेषता है शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। आगे दामोदर नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से होता है और यह इसकी सहायक नदियों में बराकर, बोकारो, कोनार, जुमनिया प्रमुख हैं। बराकर, बोकारो, कोनार तथा जुमनिया। आगे इसमें इसका जो मोहाना है हुगली नदी पश्चिमी बंगाल में पड़ती है, वहाँ पर है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हुगली में जाकर के मिल जाती है और दामोदर जो है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है और पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। कोयले के प्रचुर भंडार हेतु भी यह प्रसिद्ध है और अति प्रदूषण है, यानी बहुत अधिक प्रदूषण है। कहा जाए तो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। और पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर ऐसी नदी है जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है। आगे रूपनारायण नदी, यह झारखंड की तिलवन्नी पहाड़ी से निकलती है और हुगली में यह दामोदर के संगम से आगे नूरपुर में मिल जाती है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील जो तिब्बत में है के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है, यानी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और बाएं तट पर इसमें मिलने वाली नदियों में प्रमुख हैं दिबांग और लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलंग तथा दाहिने तट पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी पद्मा गंगा का नाम है और यह जब जमुना के नाम से गंगा में मिल जाती है यानी पद्मा में, तो इसका नाम चेंज हो जाता है मेघना और मेघना के ही नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी विशेषताओं में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है और जमुना में दाहिने ओर से तीस्ता नदी मिलती है और धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे संकोस नदी, संकोस भूटान के हिमालय से निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र में जाके असम में मिल जाती है। असम तथा पश्चिमी बंगाल की सीमा भी बनाती है संकोस नदी। आगे महानदी, यह सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो और जोंक प्रमुख हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह नदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। निचले मार्ग में यह नदी नौगम में है। आगे गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है और यह पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में प्रमुख हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और वेनगंगा। यह इसकी सहायक नदी हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है यह, और इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है सबसे लंबी गोदावरी नदी है। आगे कावेरी नदी के बारे में देखते हैं कि यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कुर्ग जिला कर्नाटक में पड़ता है वहाँ से निकलती है और इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती तथा इसके बाएं तट पर मिलती हैं सहायक नदी हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती
और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और इसकी विशेषताओं में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त होने के कारण यह जल वर्ष भर जल से भरी रहती है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र उदाहरण है जो वर्ष भर नदी में पानी रहता है। जलप्रपात शिव समुद्रम इसी पर है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह शिव समुद्रम इसी नदी पर है। आगे कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। और तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरुणा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यह सबसे लंबी नदी कृष्णा है, सबसे बड़ी है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, दूसरी कृष्णा। आगे है नर्मदा नदी, यह अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों में ओरसंग, तवा, शक्कर, हिरन और गंजाल और बंजर प्रमुख हैं। और यह खम्मात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी विशेषता है कि यह जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और यह भ्रंश घाटी से बहती है तथा मोहाने पर डेल्टा की जगह ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे तापी या ताप्ती नदी, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, बगुर, घिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना प्रमुख हैं। यह भी खम्मात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा के ही पास। और यह अरब सागर में खम्मात की खाड़ी में गिरती है। और यह रिफ्ट घाटी में बहती है तथा मोहाने पर ज्वारनदमुख बनाती है यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे साबरमती नदी, इसका उद्गम है अरावली श्रेणी उदयपुर जिले से और राजस्थान से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में वाकल, हाथमती, वात्रक, माजम, सेई प्रमुख हैं। और यह खम्मात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। और अहमदाबाद शहर जो है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नदी में जल का अभाव रहता है अधिकतर। आगे माही नदी, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों में जाखम, सोम, चाप और अनस प्रमुख हैं। खम्मात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और इसकी विशेषता है माही बजाज सागर परियोजना इसी पर अवस्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर। यह नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना, भारत में जो माही नदी है करक रेखा को 2 बार काटती है। आगे लूनी नदी, यह अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से जो अजमेर राजस्थान में है से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है जवाई, खारी और जोजड़ी। यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है यानी यह अंतःस्थलीय नदी है। और यह रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। एकमात्र तो नहीं कह सकते, यह ऐसी नदी है जो भारत में ही मतलब भूमि पर ही निकलती है और भूमि में ही समाप्त हो जाती है यानी अंतःस्थलीय नदी है। आगे संतुरजी, यह दलकहवा अमरेली जिला गुजरात से निकलती है। और यह खम्मात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। पलताड़ा बांध का निर्माण इसी पर किया गया है। आगे मांडवी नदी, यह बेलगाम जिला कर्नाटक के जम्बोती घाट से निकलती है। और यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। दूध सागर एवं वज्रपोहा प्रपात इसी नदी पर है, मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बैतरणा नदी, यह त्र्यंबक पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। आगे भादर नदी, यह राजकोट जिला गुजरात से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। आगे काली नदी, यह उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से निकलती है और कारवाड़ की खाड़ी अरब सागर में जाके गिरती है। आगे शरावती, शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है शरावती और अरब सागर में गिरती है। तथा गरसोप्पा जलप्रपात जो है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जोग प्रपात भी कहा जाता है, इस नदी पर अवस्थित है, शरावती नदी पर। आगे बेदती नदी, यह हुबली धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, हुबली से, और अरब सागर में जाके गिरती है। आगे भरत पूजा या पोनानी नदी, यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और अरब सागर में जाके गिरती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरत पूजा या पोनानी नदी। आगे स्वर्णरेखा नदी, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। खरकई नदी और रारू और कांची इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं।
यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके तट पर जमशेदपुर शहर अवस्थित है। आगे वैतरणी, यह क्योंझर पहाड़ी ओडिशा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आगे ब्राह्मणी नदी, यह राउरकेला उड़ीसा के निकट है। दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से बनती है यह नदी और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आगे वैगई नदी के बारे में देखते हैं कि यह वैगई नदी जो है वरसानडू पहाड़ी से निकलती है जो तमिलनाडु में पड़ती है और यह पाक की खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आगे वंशधारा नदी, यह उड़ीसा दक्षिण भारत से निकलती है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग से, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे पलान नदी, यह चिकबल्लापुर जिला कर्नाटक से निकलती है। पोयनी और चेय्यार इसकी सहायक नदी हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे ताम्रपर्णी नदी जो है यह निकलती है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल से, यानी अलवर कुरीची के पास से निकलती है यह और मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी है, भारत श्रीलंका के बीच स्थित हैं। आगे पेरियार नदी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और वेवनाथ झील में जाके मिल जाती है और केरल की सबसे लंबी नदी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे झील और एवं जलप्रपातों के बारे में। आइए झील को देखते हैं कि झील क्या होता है। झील के बारे में देखते हैं कि झील जो होता है जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है। झील जल का स्थिर भाग होता है, इसमें जल जो है स्थिर होता है और यह चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा होता है। और भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक झीलों को देखते हैं कि इसमें विवर्तनिकी झीलें, मतलब जो प्राकृतिक झीलें हैं उनको कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे प्राकृतिक झीलों में सबसे पहले है विवर्तनिकी झीलें। इसका निर्माण धरातल के उठने तथा धंसने से होता है। जैसे कश्मीर की बूलर झील विवर्तनिकी झील का उदाहरण है तथा कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झीलें इसके उदाहरण हैं। विवर्तनिकी झील का जो निर्माण है धरातल के या तो उठने या धंसने से होता है, जो कश्मीर की बूलर झील है तथा कुमाऊं हिमालय में और भी कुछ झीलें हैं, इसी के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं लेगून तथा अनूप झीलें। इनका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू चट्टान तथा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है तथा कुछ झीलें सक्रिय जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, वेवनाथ झील, अष्टमुडी झील इसके उदाहरण हैं। ये लेगून तथा अनूप झीलों के उदाहरण हैं, चिल्का, पुलिकट, वेवनाथ और अष्टमुडी। आगे हिमानी निर्मित झीलें। इनका निर्माण हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से होता है। ठीक है, हिमानी अथवा हिमनद के अपरदन से होता है। उदाहरण के तौर पर देखें इसमें नैनीताल झील, राक्षसताल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड ये प्रमुख हैं हिमानी झीलों में। आगे वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित जो झीलों हैं इनका निर्माण होता है हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और इन झीलों को प्लाया भी कहा जाता है। जो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं इनको प्लाया भी कहा जाता है और ये मुख्यतः लवणीय झीलें होती हैं और अधिकतर राजस्थान में पाई जाती हैं ये। जैसे सामर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, करणसर झील, क्योंकि इसमें जो बाष्पोत्सर्जन है वो अधिक हो जाता है, लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है, इसी कारण यह इसमें लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे डेल्टाई झीलें। ये झीलें जो होती हैं डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरकाओं के मध्य निर्मित होती हैं। जैसे कोलेरू झील यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य जो स्थित है वो डेल्टाई झील है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील या क्रेटर झील महाराष्ट्र की बुलढाणा जिले में जो झील है लोनार झील, वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, और अब कुछ प्रमुख झीलें दी हुई हैं, उनको देखते हैं। जैसे पहली झील है लोकटक झील, ये मणिपुर में स्थित है। यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है।
और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हुमदी भी कहा जाता है। और इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ भी यही है। यह संघाई हिरण के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है, अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है यह। और यह रामसर आर्द्रभूमि सूची तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है। लोकटक जल विद्युत परियोजना इसी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। आगे पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है तथा इस पर लैगून झील, यह झील जो है लैगून झील के अंतर्गत आती है, पुलिकट झील, और यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। आगे है श्रीहरिकोटा, आगे इसी में है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है तथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी पर अवस्थित है। आगे वेवनाथ झील, यह केरल में स्थित है। यह लैगून झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। वेवनाथ झील में केरल की 10 नदियां मुहाना बनाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं पम्बा और पेरियार। वेवनाथ झील में 2 द्वीप वेलिंगटन तथा वल्लारपदम हैं। जो वेवनाथ झील है इसमें प्रमुख द्वीप हैं वेलिंगटन तथा वल्लारपदम। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन भी इसी में होता है, जो नौकायान प्रतियोगिता है और प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर आयोजित की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बल्लामकली कहा जाता है। आगे चिल्का झील, यह उत्तरी सरकार तट जो ओडिशा में है अवस्थित है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है एवं खारी पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर जो है अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिसमें नानावाल द्वीप प्रमुख है। यह जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत घनी है। इसी में आगे है कि जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी आते हैं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, डुयोंग ब्लैकबक और फिशिंग कैट प्रमुख हैं। आगे देखते हैं राज्य और संघराज्य क्षेत्र एवं प्रमुख झीलों के बारे में। जैसे उत्तराखंड में झीलों के बारे में देखते हैं कि उत्तराखंड में प्रमुख झीलें हैं नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, खुरपाताल और रूपकुंड। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमरीसर। हरियाणा में सूरजकुंड। पंजाब में कांजली, हरके और रोपड़। राजस्थान में पिछोला, सांबर, पंचप्रदा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, ये राजस्थान में। आगे जम्मू कश्मीर में डल, बूलर, अनंतनाग, नागिन, वेरीनाग, शेषनाग, ये जम्मू कश्मीर में। अब लद्दाख में देखते हैं पेंगोक्सो और सोमोरिरी। आगे मेघालय में उमियम झील। आगे मणिपुर में लोकटक, मिजोरम में पाला झील, सिक्किम में गरुडोंगमर झील और चोलामू झील। केरल में वेवनाद अष्टमुदी लैगून झील है ये, और सस्तमकोट्टा, ये केरल में। आगे कर्नाटक में बेलांदूर, पंपा सरोवर और बेलांदूर, ये कर्नाटक में। आगे तमिलनाडु में बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, जीव अंटा लेती है, चेंबर मवक्कम झील। आगे असम दिपोर झील, सोनबील, होफलोंग झील। आगे महाराष्ट्र में लोनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। आगे तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये तेलंगाना में प्रमुख। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। अब मानव निर्मित देखते हैं। अभी तक देखती है प्राकृतिक झीलें, अब मानव निर्मित में सबसे पहली है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में पड़ती है, और सोन नदी इसकी सहायक नदी, सोन नदी की जो सहायक नदी है रेहंद, उसके द्वारा निर्मित है।
और ये जो सोनभद्र जिला है, याद रखना, ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वो मध्य प्रदेश से। नहीं, बिहार से नहीं, छत्तीसगढ़ से बनाता है ये। आगे स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय के बारे में देखते हैं कि यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित मैटूर बांध के पीछे बनी झील है। और आगे अब पेरियार झील या पेरियार नदी में केरल पर स्थित है। आगे गोविंद सागर झील यह हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। जो गोविंद सागर झील है वो भाखड़ा नागल बांध के बनने के कारण सतलुज नदी पर बनी है। आगे है राणा सागर बांध या राणा प्रताप व जवाहर सागर, यह राजस्थान तथा गांधी सागर यह मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। यह दोनों चंबल नदी पर हैं। राणा प्रताप व जवाहर सागर जो है यह तो राजस्थान में है और गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। आगे नागार्जुन सागर बांध झील, यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है नागार्जुन। अब जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से जब नीचे की तरफ गिरता है, अत्यधिक तीव्र गति हो जाती है उसकी, तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। और भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि जो आकृतियाँ अत्यधिक ऊंची नीची तथा सैलें कठोर हैं। क्योंकि नरम होगी तो उसे नदियाँ बहा के ले जाएंगी, कठोर रहेगी तो वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो उसका ढलान है वो तीव्र हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक साइड में लिखा हुआ है जलप्रपात और नदी और उस राज्य से संबंधित। जैसे पहला जलप्रपात है जो इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह शरावती नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे धुआंधार जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात हैं। ये नर्मदा नदी पर हैं और मध्य प्रदेश में स्थित हैं ये तीनों। आगे डुडुमा जलप्रपात, यह मच्छकुंड नदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य से संबंधित है। आगे गोकाक जलप्रपात, यह घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आगे चूलिया जलप्रपात, यह चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। आगे चित्रकूट जलप्रपात, इसे चित्रकूट भी कहते हैं। यह जलप्रपात भारत के नियाग्रा की संज्ञा दी जाती है इसे और यह इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है यह चित्रकूट। आगे हुंडरू जलप्रपात, यह स्वर्णरेखा नदी पर और झारखंड राज्य में है। आगे दूधसागर जलप्रपात बताया था पहले, मांडवी नदी पर है, गोवा में पड़ता है ये। आगे चचाई जलप्रपात, यह बीहड़ नदी है, इस पर पड़ता है और यह मध्य प्रदेश में है। आगे शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का सबसे ये सबसे ऊंचा नहीं है जलप्रपात, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी पहले। भारत का जो सबसे ऊंचा है वो कूंचिकल जलप्रपात है और यह कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आगे कूंचिकल जलप्रपात, यह सबसे बड़ा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वाराई नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। आगे गौतम धारा या जोन्ना जलप्रपात, यह रारू नदी पर है और झारखंड राज्य से संबंधित है। आगे दसम, यह कांची नदी पर है और झारखंड राज्य में पड़ता है। आगे साडनी जलप्रपात, यह संक नदी पर और झारखंड राज्य में है ये। अब इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक बचा है, भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी पर देखते हैं कौन कौन से शहर बसे हैं। जैसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में बसा है हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। याद रखना जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से तो प्रवेश करती है, लेकिन बलिया नदी से बिहार में प्रवेश करती है। बलिया ज़िले से निकलती है और बिजनौर में वो बिहार में प्रवेश करती है। और पटना में उसमें बिहार में जो शहर पड़ते हैं इसमें पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर पड़ते हैं बिहार में। और यमुना नदी के किनारे देखते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा और एक दिल्ली भी पड़ता है, दिल्ली से संबंधित है यमुना। आगे देखते हैं यमुना और गंगा नदी दोनों के संगम पर पड़ता है प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश में है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी पर देखते हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली द्वीप है, यह द्वीपीय जिला है असम में ही, और धोबरी यह असम में पड़ते हैं। आगे देखते हैं महानदी पर पड़ते हैं कटक और संबलपुर, ये ओडिशा में पड़ते हैं। और आगे देखते हैं गोदावरी पर महाराष्ट्र में देखते हैं कौन से शहर पड़ते हैं, नासिक और नांदेड़। आगे
आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं राजमुंदरी, गोदावरी के किनारे राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा पड़ता है और महाराष्ट्र में सांगली। अब इसमें कावेरी नदी पर देखता हूँ कि तिरुचिरापल्ली, इरोड, और तंजावुर ये तीनों तमिलनाडु में पड़ते हैं और कावेरी नदी के किनारे हैं, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम और मैसूर ये कर्नाटक में, यह भी कावेरी नदी के किनारे हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी के किनारे, यह जबलपुर, होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और गुजरात में पड़ता है नर्मदा के किनारे भरूच। आगे ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में सूरत है और मध्य प्रदेश में बैतूल। सरयू नदी के किनारे अयोध्या या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और साबरमती नदी के किनारे गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर यह प्रसिद्ध हैं। और तमिलनाडु में मदुरई है वैगई नदी के किनारे। और ब्राह्मणी नदी के किनारे ओडिशा में राउरकेला पड़ता है। आगे गोमती नदी के किनारे देखते हैं, गोमती के किनारे पड़ते हैं लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, यह उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी के किनारे ग्वालियर, यह मध्य प्रदेश में। कोटा यह राजस्थान में पड़ता है, यह भी चंबल नदी के किनारे है। आगे देखते हैं हिंडन नदी के किनारे प्रमुख है, यह शहर है गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा पड़ते हैं, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। क्षिप्रा नदी पड़ती है मध्य प्रदेश में और उज्जैन इसके किनारे उज्जैन स्थित है। आगे बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा, यह मध्य प्रदेश में। आगे रामगंगा के किनारे बरेली और मुरादाबाद, यह उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अब इसमें आगे है मांडवी नदी, इसके किनारे पणजी गोवा में स्थित है। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। आगे है सतलज नदी, इसके किनारे लुधियाना पंजाब में। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद तेलंगाना में। आगे इंद्रावती नदी के किनारे है जगदलपुर, यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और मंदाकिनी नदी के किनारे गुप्तकाशी, यह उत्तराखंड से संबंधित है। अब यह विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ये देख लो कि जैसे कांगो नदी है, या इसका दूसरा नाम है जायरे नदी, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी है और उसके बाद है सबसे बड़ी अमेजन नदी। इसमें आगे प्रमुख नदी है विश्व की सबसे बड़ी नील नदी। इसका उद्गम जो है भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है और यह उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को भी पार करती है तथा इस तरह नील नदी भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। और यह ब्लू नील और वाइट नील के मिलने से होता है यह, ठीक है। सॉरी ये जो नील नदी है इसी पर आसवान बांध बना हुआ है। एक आसवान बांध है अफ्रीका का, वो नील नदी पर स्थित है और मिस्र का वरदान भी नील नदी को कहा जाता है, ठीक है। आगे लिम्पोपो नदी, यह जो है नदी यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बहती है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे महानदी, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्यन श्रेणियों से निकलती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और बंगाल की खाड़ी उसमें अरब सागर में खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। ये पहले देख लिया आपने, अच्छे से देख लिया होगा। तो दोस्तों इस तरह से दृष्टि जियोग्राफी का यहाँ पर चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। कल स्टार्ट करूँगा इसमें चैप्टर 5 को, तो तब तक आप पढ़ते रहिए। इस चैप्टर 4 के आपने नोट्स बनाए होंगे, उनको 1-2 बार रिवाइज कीजिए और वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए। ओके, बाय।